तो फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि ऊटी जा रहे थे। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद वो दोनों हिली एरिया में पहुंचते हैं जहां हस्बैंड अपनी वाइफ को नींद से उठाकर उसे बताता है कि वो लोग 13 हेयर पिन बेंड के पास से गुजरने वाले हैं। ये एरिया बहुत ही बदनाम था फॉर बीइंग हॉन्टेड और रात के टाइम यहाँ से जो भी ड्राइव करते हुए जाता है उन्हें रोड पर एक लेडी मिलती है जो कि अपने बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रही होती है। किसी को भी अपनी कार उस लेडी के पास नहीं रोकनी चाहिए वरना उसका अंत हो जाएगा। तो यही सब बात करते हुए दोनों 13 हेयर पिन बेंड के पास तक पहुंच जाते हैं और ठीक उसी समय इनकी कार के सामने कुछ तो आता है जिस वजह से वो आदमी अपना कंट्रोल खो देता है और उनका कार एक पेड़ से टकरा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टीवी न्यूज चैनल पे इन्हीं दोनों के बारे में न्यूज देखते हैं जहां हमें यह भी पता चलता है कि इस तरह की एक्सीडेंट 13 हेयर पिन बेंड में काफी फ्रीक्वेंट है। कई लोगों का मानना था कि वो जगह हॉन्टेड है तो कई लोग ये कहते थे कि वो मोड़ ही कुछ ऐसा है कि सामने से आते हुए व्हीकल्स नजर नहीं आते हैं जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर तमिलनाडु के एक पुलिस ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप पे आता है जहां ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का आज लास्ट डे था और यहीं हम वर्धा नाम के एक ऑफिसर से भी इंट्रोड्यूस होते हैं। इनका ट्रेनर पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि तमिलनाडु में ऐसे कई सारे केसेस हैं जो आज तक अनसॉल्व्ड हैं। एंड देन वो अपने पीछे एक बड़ा सा रैक दिखाता है और कहता है कि इसमें जितने भी फाइल्स हैं वो सब अनसॉल्व्ड केसेस की हैं। तो तुम सभी लोग को इन्हीं में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करना है और उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो सभी ऑफिसर्स फाइल सिलेक्ट करने में लग जाते हैं और वर्धा भी ऐसी ही एक फाइल उठाता है जो कि ऊटी में लगभग 16 साल पहले हुए एक मर्डर केस के बारे में था। ये एक कपल का मर्डर का केस था जो कि ऊटी के एक होटल में हुआ था। इस कपल का कत्ल करके डकैत ज्वेलरी वगैरह लेकर फरार हो गए थे और आज तक पुलिस को इस केस से रिलेटेड एक भी लीड नहीं मिली है। सो अपने केस के लिए वर्धा ऊटी निकल जाता है जहां वो इंस्पेक्टर टी सेतीपति से मिलता है जो कि उसे पार्वती नाम की एसआई को असाइन कर देते हैं जिनके साथ वो इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करने वाला था। पार्वती वर्धा को लेकर रिटायर्ड कांस्टेबल के पास जाती है जो कि इसी केस पर 16 साल पहले काम कर चुका था। वो रिटायर्ड कांस्टेबल इन दोनों से कहता है कि ये केस एक डेड एंड पे आके रुक गया था और पुलिस को उसके आगे मर्डरर्स के बारे में कोई हिंट नहीं मिला था। बेसिकली उसका कहना था कि जब ये केस 16 साल पहले सॉल्व ही नहीं हुआ तो अब क्या हो पाएगा। वो वर्धा को किसी और केस पे काम करने की सलाह देता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्धा को पूरा यकीन था कि वो अपने लेवल पर कुछ नया जरूर खोज लेगा। सो वो कांस्टेबल वर्धा को अपनी फाइल देता है जो कि उसने 16 साल पहले इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर बनाई थी। यहाँ से वापस लौटते वक्त वर्धा पवित्रा से कहता है कि इस केस की डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें 16 साल पहले के आसपास के स्टेट्स में भी सिमिलर तरह के केसेस को चेक करना होगा ताकि वो लोग लिंक कर सके कि यहाँ कोई कॉमन पैटर्न है या नहीं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वर्धा और पवित्रा में लव इंटरेस्ट बढ़ने लगा है और वो दोनों एक साथ वर्धा के गॉडफादर से मिलने भी जाते हैं जो कि एक चर्च में पोप हैं। खैर इसी तरह इन्वेस्टिगेशन के कई दिन निकल जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी ठोस सबूत या क्लू नहीं मिल पाता। इसी बीच पवित्रा के पुलिस स्टेशन में एक लड़की के पेरेंट्स उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने गए आते हैं और पवित्रा अपने कांस्टेबल से इनकी रिपोर्ट लिखने के लिए बोलकर वर्धा से मिलने चली जाती है। यहाँ वर्धा को कुंभकोणम से इंस्पेक्टर अक्षय का कॉल आता है जहां अक्षय उन्हें बताती है कि उनके यहाँ भी ऐसा एक केस हुआ था और उसे लगता है कि दोनों केसेस के कल्प्रिट्स जय कुमार और अनंत सेम ही हैं। वर्धा पवित्रा के साथ यहाँ से बाहर जाता है जहां शॉकिंगली उसकी कार मिसिंग थी। सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि सत्या नाम का क्रैक जैकर वर्धा की कार को चुरा कर ले गया था। इस कार को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि वर्धा की सर्विस गन और इस केस से रिलेटेड सभी फाइल्स उसी कार में थी। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 3 चोर जय कुमार, अनंत और सितारसु पर जाता है जो कि एक होटल रूम में जाकर एक कपल को जान से मार देते हैं और उनके ज्वेलरी वगैरह चुरा कर यहाँ से भाग जाते हैं। वो तीनों भागकर ऊटी के बस स्टेशन पे जाते हैं जहां ऊटी से बाहर जाने वाली बस नंबर TN43N0715 खड़ी थी। अब जैसे ही सितारसु बस में चढ़ने वाला था कि उसे ऐसा फील होता है कि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग इविल एंटिटी है। बस के अंदर ऑलरेडी 2 पैसेंजर्स मौजूद थे, एक ओल्ड साधु माता और एक विडो मीनाक्षी। बस थोड़ी दूर जाकर रुकती है जहां लिजी नाम की एक लड़की को उसके फादर बस में चढ़ाकर चले जाता है। इसी बीच हम एक लड़के से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि बस स्टैंड पर अपने दोस्त से बात कर रहा था जहां हमें पता चलता है कि इस लड़के की गर्लफ्रेंड की कल शादी होने वाली थी, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने विलेज में बुलाया था जहां वो दोनों साथ में भागने का प्लान कर रहे थे। इसके बाद हमें राघवी और एजिल नाम के एक यंग कपल दिखाया जाता है जो कि अपने घर से भाग रहे थे। राघवी के पिता गणेश शेखरन को पता लगता है कि राघविल एजिल के साथ भाग रही थी, इसीलिए वो अपने आदमियों को बुलाकर उन्हें राघवी और एजिल को ढूंढने के लिए कहते हैं, साथ ही उन्हें मार देने का ऑर्डर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सत्या को एक शेड में देखते हैं जहां वो वर्धा की कार को जाके एक दूसरे आदमी को बेच देता है। कार बेचकर वापस जाते वक्त सत्या को ऐसा फील होता है एज इफ इस शेड में किसी लड़की को होस्टेज रखा गया है। वहीं वर्धा और पवित्रा कार को खोजते खोजते उस शेड के पास तक पहुंच जाते हैं। वहां बस में एक और फैमिली चढ़ती है, एक कपल और उनका एक बच्चा।
वहाँ एजिल और राघवी के पीछे भी कुछ लोग आ जाते हैं, जिनसे बचते हुए ये दोनों भी इसी बस में अपनी जान बचाने के लिए चढ़ जाते हैं। वहाँ शेड में वर्धा अपनी कार को देख लेता है और साथ ही उस हॉस्टेज लड़की को भी जिसे यहाँ कैप्टिव रखा गया था। वर्धा उन गुंडों से लड़ता है और लड़की को फ्री कराकर अपनी कार चेक करता है, बट सैडली उसकी कार से उसका बैग मिसिंग था। वर्धा उनमें से एक चोर से पूछता है कि उसका बैग कहाँ है, जिसपे वो बताता है कि उसके पास सिर्फ उसकी कार आई थी, बैग शायद सत्या अपने साथ ही ले गया होगा। नाउ द कोइंसिडेंस वाज कि ये लड़की जिसे अभी भी वर्धा ने बचाया था, ये उसी कपल की मिसिंग बेटी थी जिसकी रिपोर्ट लिखवाने प्रीवियस डे पर वो ओल्ड कपल पवित्रा के पुलिस स्टेशन में आए थे। वहीं बस में एजिल और राघवी अपनी स्टोरी अपने पास बैठे पैसेंजर्स को बताने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है कि राघवी और एजिल काफी समय से एक दूसरे को पसंद करते थे, और जब राघवी ने अपने फादर गणशेखरन को ये बात बताई तो उन्होंने एजिल और उसके पिता को अपने गुंडों से पिटवा दिया, जिस वजह से एजिल के फादर की मौत हो गई। बस कंडक्टर राघवी से पूछता है कि तुम दोनों अब आगे क्या करोगे। इस पर राघवी बताती है कि घर से भागते वक्त उसने अपने साथ गोल्ड ज्वेलरी वगैरह रख ली है ताकि वो लोग नई जगह पर जाकर सेटल हो सके इसे बेचकर। ये बात सुनकर जय कुमार, अनंत और सित्तरासु तीनों चौकन्ने हो जाते हैं और प्लान करने लग जाते हैं कि किसी भी तरह वो राघवी के पास रखी ज्वेलरी चुराएंगे। इसी बस में एक लॉयर भी बैठा था जो कि एजिल और राघवी को आइडिया देता है कि उन्हें जल्द से जल्द लीगली शादी कर लेनी चाहिए, जिसके बाद कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकेगा। यहाँ बैठी एक ओल्ड लेडी बताती है कि आगे ही एक टेंपल आने वाला है और इन दोनों की शादी वहीं कर देनी चाहिए। सो टेंपल आते ही सब एजिल और राघवी की शादी करने के लिए बस से उतर जाते हैं और यहाँ बस में वो साधु माता अकेली रह जाती है क्योंकि वो इस पूरे टाइम से सो रही थी। साधु माता की नींद खुलती है और वो अपने आसपास किसी को ना देखकर घबरा जाती है और तभी उसे बस के ग्लास पर कई सारे हैंडप्रिंट्स बनते हुए दिखने लगते हैं और कई अजीब चेहरे भी दिखने लग गए थे, जिनसे डर के वो नीचे गिर जाती है और भगवान को याद करने लगती है। वहीं एजिल और राघवी की शादी हो जाती है और सब बस में वापस आकर जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बस थोड़ा आगे जाती है और बस में बैठे कुछ पैसेंजर्स उतर जाते हैं। इन पैसेंजर्स के पास एक कार आकर रुकती है जिसमें गणशेखरन के आदमी थे। वो राघवी की एक फोटो दिखाकर एक ओल्ड लेडी से पूछते हैं कि क्या उसने राघवी को कहीं देखा है ना। वो ओल्ड लेडी समझ जाती है कि ये लोग कौन है, इसलिए वो झूठ बोल देती है, बट यहीं खड़ी एक छोटी बच्ची बोल पड़ती है कि अभी अभी हम लोगों ने इनकी शादी करवाई है। ये सुनते ही वो गुंडे इन पैसेंजर्स को अपनी कार से कुचलते हुए बस के पीछे निकल जाते हैं। यहाँ बस में साधु माता के साथ बैठा हुआ आदमी साधु माता के डरे हुए चेहरे देखकर उनसे पूछता है कि क्या बात है, जिसपे साधु माता अपने साथ हुआ इंसिडेंट शेयर कर देती है और वो आदमी भी साधु माता से कहता है कि उसे भी इस बस में कुछ अजीब स्केरी फीलिंग्स आई है। वो उन्हें बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि लिजी के पास से कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही है। उसे लगता है कि लिजी हॉन्टेड है और ये बोलते हुए वो लिजी के पास जाकर उसे नींद से उठाने लगता है और तभी उसका चेहरा एक भूत की तरह दिखने लगता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो और साधु माता डिसाइड करते हैं कि वो लोग नेक्स्ट जो भी स्टॉप आएगा उस पर ही उतर जाएंगे। थोड़ी देर बाद बस को एक आदमी चेक करने के लिए रुकवाता है और बस रुकते ही साधु माता और वो आदमी उस चेकर को बताते हैं कि बस में कोई भूत है। वो चेकर इनकी बात पे ध्यान नहीं देता, बट जैसे ही वो अंदर जाता है उसे एक बच्ची की भूत दिखाई देती है। यहाँ से साधु माता और वो आदमी जब जा रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में वृद्धा मिलता है, जिसे देखकर वो लोग उसे उस बस के हॉन्टेड होने की बात शेयर कर देते हैं। इसके बाद वृद्धा उस बस को फॉलो करने निकल जाता है और वो पवित्रा को सत्या का पता लगाने के लिए भेज देता है। यहाँ बस में जब सारे पैसेंजर सो रहे होते हैं तब जय कुमार उसके साथ ही राघवी के गहने से भरा हुआ बैग चुराने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें एक बच्ची देख लेती है और चिल्लाने लग जाती है, जिससे कि बाकी पैसेंजर्स उठ जाते हैं। अब जय कुमार उसके साथ ही चाकू वगैरह निकालकर पैसेंजर्स को धमकाने लग जाते हैं और इसी मोमेंट पर वृद्धा बस में एंटर करता है और इन तीनों को ओवरपावर करके सिचुएशन संभाल लेता है। यहाँ जय कुमार का सामान चेक करते हुए वृद्धा को एक गोल्ड नेकलेस मिलता है, जो कि एग्जैक्ट वही नेकलेस था जिसे उसने 16 साल पहले हुए उस मर्डर केस की फाइल में देखा था। यहाँ से बस जब 13 हेयरपिन बेंड के पास पहुंचती है तब वृद्धा को भी बस के अंदर कुछ स्कैरी एक्सपीरियंसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन सबको इग्नोर करते हुए वृद्धा इन तीनों चोरों से पूछताछ करता है और इनके नाम जानने के बाद उसे याद आता है कि उसने ये 3 नाम पहले भी सुने थे। वो तीनों वृद्धा को बता देते हैं कि अभी अभी उन लोगों ने होटल रोज गार्डन के पास ही किसी होटल में एक कपल का मर्डर करके उनके गहने वगैरह लूटे थे। वृद्धा ये इन्फॉर्मेशन अपनी टीम के साथ शेयर कर देता है और उन्हें होटल रोज गार्डन के आसपास के सभी होटल्स को चेक करने के लिए बोलता है। इसके बाद वृद्धा पवित्रा को कॉल करके सारी बात शेयर करता है और उसे बताता है कि उसे इस बस में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। पवित्रा वृद्धा से इस बस का नंबर शेयर करने के लिए कहती है और इंश्योर करती है कि वो उस बस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेगी और यहाँ वो वृद्धा को तब तक पैसेंजर से बातचीत करके उनकी डिटेल्स निकालने के लिए कहती है। वृद्धा लिजी को उठाता है और उसके ऐसा करते ही लिजी को अचानक एक विजन आता है जहां वो वृद्धा को किसी को शूट करते हुए देखती है। लिजी
वर्धा को ये बात बताती है, जिसमें वर्धा लिजी को बताता है कि उसकी गन तो उसके पास है ही नहीं। अब राघवी और एजिल से पूछताछ करते वक्त वर्धा को पता चलता है कि राघवी दरअसल ऊटी के एमएलए की बेटी है और उसके डैड के पास इस समय इतनी पॉलिटिकल पावर है कि वो इन दोनों को कहीं से भी खोज निकालेंगे। यहीं दूसरी तरफ पवित्रा ऊटी बस सर्विस के पास जाकर बस नंबर TN43N0715 के बारे में पूछताछ करती है और यहाँ उसे एक शॉकिंग चीज पता चलती है। वो शॉकिंग बात यह है कि दरअसल ये बस नंबर रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जी हाँ, ऊटी की लास्ट बस तो 11 बजे ही निकल चुकी थी। दूसरी तरफ कोइंसिडेंटली बस में आगे सत्या भी चढ़ जाता है, जहां वृद्धा उसे तुरंत पहचान लेता है और सत्या से उसे अपना बैग और अपनी गन बरामद हो जाते हैं। अब सीन कट होता है और हम ऊटी के हर होटल में पुलिस को देखते हैं, लेकिन अभी तक किसी एक होटल में भी किसी मर्डर का केस नहीं मिल रहा था। यहाँ वृद्धा को पवित्रा कॉल करती है और वो वृद्धा को बताती है कि वो जिस बस में बैठा है वो बस रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये बात सुनकर वृद्धा हैरान रह जाता है कि तभी बस स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ठीक सामने ही गणेश शेखरन के गुंडे अपनी जीप में आ चुके थे। गुंडे बस के अंदर राघवी और एजिल को मार देते हैं और इसी बीच एक गुंडा बस ड्राइवर को भी जान से मार देता है। वर्धा अपनी गन से इन दोनों को शूट करने लगता है, जो कि एग्जैक्ट वही विजन था जो लिजी को थोड़ी देर पहले आया था। बिना ड्राइवर की ये बस अपने रूट से हट जाती है और ठीक इसी समय वो कपल जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, वो अपनी कार से इस टर्न पे आता है और इस बस की वजह से उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। तो अब समझ रहे हो स्टार्टिंग सीन का लिंक यहाँ कैसे हुआ है। खैर, वो बस भी खाई के मुहाने पे आकर ऐसी पोजीशन में रुकती है कि जरा सी मूवमेंट पर वो सीधे खाई में ही गिर जाए। वर्धा किसी तरह 3 लोगों को बचाकर खुद भी बाहर निकल पाता है और तभी बस खाई में गिर जाती है। तो अगले दिन यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस वगैरह आती है और एक क्रेन की मदद से बस को नदी से निकाला जाता है। अब यहाँ एक स्ट्रेंज चीज ये होती है कि ये बस एकदम से ही बहुत पुरानी और रस्टी अपीयर होती है। I mean, कल तक तो एकदम चंगी थी बस, और आज अचानक से इतनी पुरानी कैसे हो सकती है। इनफैक्ट इस बस के अंदर से कई लोगों की कंकाल मिलती है और वहां सिर्फ एक ही फ्रेश बॉडी थी और वो भी उस आदमी की जो कि लिजी के पीछे बैठा था। दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज। यहाँ से वर्धा और पवित्रा बस की इंफॉर्मेशन ओल्ड रिकॉर्ड्स में चेक करने जाते हैं, जहां उन्हें 16 साल पहले की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये बस 16 साल पहले अचानक ही रातों रात गायब हो गई थी। सिमिलरली 16 साल पहले ही ऊटी के एक होटल में एक कपल का कत्ल भी हुआ था। वर्धा पवित्रा को बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसने कल रात को टाइम में पीछे ट्रैवल किया और 16 साल पहले हुए उस इंसिडेंट को अपने सामने होते हुए देखा। वर्धा इस केस से रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स बनाता है और सभी सबूत इकट्ठा करके गणेश शेखरन को 16 साल पहले अपनी बेटी और एजिल के कत्ल के केस में गिरफ्तार करवा देता है। इसके बाद वर्धा चर्च जाकर फादर से ये सारी बातें शेयर करता है, जहां फाइनली फादर उसे बताते हैं कि ये सब वर्धा के साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो इस केस और 13 हेयर पिन बेंड से जुड़ा हुआ है। अब कहानी 16 साल पहले उसी रात पे जाती है जहां हम उस मैरिड कपल को 13 हेयर पिन बेंड के पास देखते हैं, जहां उनकी कार पेड़ से टकरा जाती है और कपल की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन इस कार के बैक सीट पे एक बच्चा सो रहा था। अब वहां से एक फादर गुजर रहे थे जो इस बच्चे को देख लेते हैं और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि खुद वृद्धा ही था। जी हाँ, विच मींस कि 16 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट में मरा हुआ वो कपल वृद्धा के ही पेरेंट्स थे। ये सब बताने के बाद फादर वृद्धा को उसके रियल पेरेंट्स की एक फोटो से देते हैं। इसके बाद से वृद्धा हर दिन उस बस के इंतजार में बैठा रहता है और इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। वृद्धा और पवित्रा की शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी हो गया है। इन्हें अक्षया का कॉल आता है क्योंकि वो एंगेजमेंट करने जा रही थी, लेकिन वृद्धा उसे बताता है कि वो आज नहीं आ सकता क्योंकि आज 29 फरवरी है, जो कि उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है। और ये सुनते ही पवित्रा एक पैटर्न नोटिस करती है और वो वृद्धा से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट 29 फरवरी को हुआ था और 4 साल पहले जब तुम उस केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब तुम भी 29 फेब को ही उस बस में ट्रैवल कर पाए थे, विच मीन्स कि वो बस हर 4 साल में यानी 29 फेब पे अपीयर होती है। इतना सुनते ही वृद्धा उसी बस के लिए निकल जाता है और रात को वृद्धा और सत्या उसी बस के वेट में खड़े होते हैं और यहाँ वो बस आती है, जिसके बाद वो दोनों उस बस में चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। सो ये थी डायरी मूवी की कंप्लीट स्टोरी एंड आई नो कि आप लोगों के मन में अभी कई सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि बस में से सिर्फ 4 लोग ही क्यों बाहर आ पाए। बस को नदी से निकालने के बाद वो एक फ्रेश लाश क्यों दिखी और वृद्धा उस बस में टाइम ट्रेवल कैसे कर रहा था। सो द थियरी इज सिंपल कि वृद्धा के पेरेंट्स की मौत और उस बस में बैठे और भी कई लोगों की मौत उस बस से ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्टेड थी एंड समहाउ ओवर द ईयर्स जितने भी लोगों की मौत उस बस से या 13 हेयर पिन बेंड के आसपास हुई वो इसी लूप में स्टक हो गए हैं। बस से वही 4 लोग बाहर आ पाए जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन से थे और इकलौता वो आदमी ही इस टाइमलाइन से मरा जो कि लिजी के पीछे बैठा था, इसीलिए उसकी डेड बॉडी एकदम फ्रेश थी। इस बस में बैठे लोगों को अपने मर्डर का इंसाफ चाहिए था और इसीलिए वो इस लूप में स्टक रह गए थे। वर्धा फाइनली उन लोगों को उनका इंसाफ दिला दिया था बाय गेटिंग गणेश शेखरन अरेस्टेड, जिसकी वजह से ये सब हुआ था और कई मासूम लोगों की जान गई थी। प्रोबेबली ये लास्ट बार थी क्योंकि वो बस फिर से अपीयर हुई थी, सिंस इस बार उस बस में ज्यादा लोग नहीं थे, जस्ट वो सोल्स ही प्रेजेंट थे जो कि
श्रद्धा या सत्या को लास्ट विजिट देने आए थे। ओवरऑल मुझे फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग सी लगी, इसलिए मैंने इस फिल्म को कवर किया है। तो दोस्तों ये थी डायरी की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।